साजिश 17 साल की मंजुला का ब्लाइंड मर्डर। 17 वर्षीय मंजुला की मंजुला का ब्लाइंड मर्डर मोहाली के गांव मटौर में रहती थी। सेक्टर 69 के एक वकील के यहाँ वो बेबीसिटर की नौकरी करते हुए उनके छोटे बच्चे को संभालती थी। दिन के 9 बजे उसकी ड्यूटी शुरू होती थी और प्राय शाम 4 बजे छुट्टी करके वह पैदल ही घर के लिए निकल पड़ती थी। 9 नवंबर 2017 की सुबह भी वह नौकरी पर जाने के लिए रोजाना की तरह घर से निकली थी, मगर उस शाम घर नहीं लौटी। पैदल चलकर भी मंजुला अक्सर 5 बजे तक घर पहुंच जाया करती थी। उस रोज 6 बज गए और वह नहीं लौटी तो उसके भाई ने वकील के यहां फोन करके दरियाफ्त की। वकील साहब ने बताया कि मंजुला तो हमेशा की तरह शाम के 4 बजे छुट्टी करके चली गई थी। इस जानकारी से घर में सबको लड़की की फिक्र हो गई। पहले तो उसकी तलाश में काफी भागदौड़ की गई, फिर उसके भाई ने इस संबंध में पुलिस से गुहार लगाई तो फेज 8 के थाने में मंजुला की गुशुदगी लिखा दी गई। नाबालिग लड़की का मामला होने की वजह से पुलिस ने भी मंजुला की तलाश के लिए हाथ पैर चलाए, लेकिन उसके संबंध में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद लगातार मंजुला की तलाश की जाती रही। उसका मिल पाना तो दूर की बात, उसके बारे में कहीं से कोई छोटी मोटी खबर तक नहीं मिल पाई थी। देखते देखते मंजुला को गायब हुए 5 दिन गुजर गए। 14 नवंबर को बाल दिवस की वजह से कुछ बच्चे एक समारोह अटेंड करके अपने घर लौट रहे थे। पैदल चलते हुए वे सेक्टर 69 स्थित निजी अस्पताल मायो के पास से होकर आगे निकले तो 2 बच्चों को पेशाब की हाजत हुई। इससे फारिग होने को वे पास की झाड़ियों में चले गए। वहां पीछे एक छोटा मोटा जंगल था। झाड़ियों से निकलते वक्त इनकी निगाह जंगल की तरफ चली गई। वहां इन्हें लेडीज कपड़ों के टुकड़े पड़े दिखाई दिए। जिज्ञासावश ये थोड़ा आगे बढ़ गए। आगे का दृश्य देख इनके मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर उनके साथी भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। फिर तो जो कुछ इन लड़कों ने वहां देखा उससे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। इनसे जरा ही फासले पर एक लड़की की गली सड़ी नग्न हालत में लाश पड़ी थी। ऐसा भयानक दृश्य देख सभी लड़के भागते हुए सड़क पर आ गए। वहां उन्हें एक नौजवान खड़ा दिखाई दिया। उसे उन्होंने इस बाबत बता दिया। उस नौजवान ने अपने मोबाइल से तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। जरा सी देर में पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सी वहां आ पहुंची। पीसीआर कर्मियों ने मौका मुलाहजा करके मामला फ्लैश कर दिया। जिस वक्त यह सूचना फेज 8 के थाने में पहुंची, थाना प्रभारी राजीव कुमार अपने दफ्तर ही में थे। सब इंस्पेक्टर जागीर सिंह व कुछ सिपाहियों को साथ लेकर वह घटनास्थल पर पहुंचे। नाबालिग मंजुला की गुमशुदगी की सूचना उन्हीं के थाने में दर्ज थी, जिसके साथ गुमशुदा लड़की का फोटो भी लगा था। राजीव कुमार को लाश की सूरत मंजुला से मेल खाती लगी। उन्होंने तुरंत थाने से संबंधित फाइल मंगवाकर शव और फोटो में लड़की के हुलिये से मिलान करने का प्रयास किया। रिजल्ट पॉजिटिव आते देख उन्होंने मंजुला के भाई को बुलवा भेजा। आते ही वह शव को देख फूट फूट कर रो पड़ा। उसने इसकी शिनाख्त अपनी बहन मंजुला के रूप में कर दी। पहली नजर में साफ था कि लड़की के साथ गैंगरेप करने के बाद चाकुओं से गोद गोद कर उसे मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस ने अपनी आगे की कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी ने मंजुला के भाई की तरफ से अज्ञात हत्यारों के खिलाफ भादमवी की धाराओं 363, 366, 302, 376 डी एवं 120 बी के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(5) के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर ली। इस दौरान मौके की दीगर कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए पुलिस ने मंजुला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोहाली के सिविल अस्पताल भिजवा दिया। अस्पताल में डॉक्टरों के विशेष पैनल ने मंजुला के शव का पोस्टमार्टम करके अपनी रिपोर्ट में उसके जिस्म पर तेजधार हथियार के 13 घावों का उल्लेख करने के अलावा इस बात की भी पुष्टि की कि उसके साथ 1 से ज्यादा पुरुषों ने बलात्कार किया था। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव बताया था। मंजुला का बिसरा भी रासायनिक परीक्षण के लिए फोरेंसिक लैबोरेटरी भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद मंजुला का शव उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया।
जिन्होंने रोते बिलखते उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था जो थाना पुलिस हल कर पाने में सफल नहीं हो पा रही थी। मोहाली के एसएसपी कुलदीप चहल ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए इसकी जांच का जिम्मा जिला पुलिस की सीआईए ब्रांच को सौंप दिया। सीआईए इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह ने केस की फाइल हाथ में आते ही न केवल इसका गहराई से अध्ययन किया बल्कि घटनास्थल पर जाकर बारीकी से जांच भी की। हालांकि घटना को हुए काफी दिन गुजर चुके थे, ऐसे में उन्हें घटनास्थल से कत्ल संबंधी कोई क्लू मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्लू उन्हें चाहिए भी नहीं था। उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी में न जाने कितने ब्लाइंड मर्डर केस सॉल्व किए थे। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से अध्ययन करके एक एक नुक्ते को जोड़कर अपराधी तक पहुंचने का प्रयास किया था। उन्होंने घटनास्थल की फिर से फोटोग्राफी भी कराई, फिर फाइल का ठीक से अध्ययन किया। नक्शा व फोटो सामने रखकर इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह ने उनका घटनास्थल से मिलान करते हुए एकाग्रचित्त होकर अपनी अलग तरह की जांच शुरू की। उन्होंने लाश बरामद होने के समय खींचे गए फोटो को भी बड़े ध्यान से देखा। एक फोटो में जमीन की मिट्टी पर एक ऐसे हाथ की छाप उभर रही थी जो किसी युवती का लग रहा था। यह हाथ मृतका का भी हो सकता था। मगर इस मुद्दे को यहीं पर खत्म न करके तरलोचन सिंह ने चित्र के आधार पर उस जगह की तलाश की जहां का ये फोटो था। अनुमान और प्रयासों के आधार पर वह जगह मिल गई, लेकिन हाथ की छाप अब वहां नहीं थी। अब तक उसमें शायद धूल वगैरह भर गई थी। तरलोचन सिंह ने इस जगह को आसपास से खुदवाया तो वहां से हरे रंग के कांच की चूड़ी का एक टुकड़ा उनके हाथ लग गया। उन्होंने उसे अपने पास संभाल कर रख लिया। टुकड़े को लेकर वह एसएसपी चहल के पास पहुंचे। फिर सीधे सपाट लहजे में बोले, सर, इस ब्लाइंड मर्डर केस में कोई न कोई लड़की इन्वॉल्व है। लेकिन तरलोचन सिंह, आप ये क्यों भूल रहे हो कि मर्डर के साथ ये गैंगरेप का मामला भी है। लेकिन वो सब बदला लेने के नियत से भी तो करवाया जा सकता है। सर, मतलब ये कि किसी लड़की ने इस लड़की से बदला लेने के लिए पहले इसका गैंगरेप करवाया और फिर इसका मर्डर करवा दिया। गैंगरेप जरूर करवाया गया सर, लेकिन मर्डर इस लड़की ने खुद अपने हाथों किया है। हां, ऐसा करते वक्त दूसरों की मदद जरूर ली गई होगी, ये सोचा जा सकता है। तरलोचन सिंह, मेरी समझ में फिलहाल आपकी बात नहीं आ रही है। आखिर ऐसा कौन सा क्लू आपके हाथ लग गया जो आप इतने उत्साहित हैं? एसएसपी की बात पर हरे रंग की चूड़ी का टुकड़ा निकाल कर दिखाते हुए तरलोचन सिंह ने पहले घटनास्थल पर किए गए अपने प्रयास की बात बताई। फिर बताया कि रिकॉर्ड में दर्शाया गया है कि मृतका ने लाल रंग की चूड़ियां पहन रखी थी। इस मामले में अभी तक पुलिस अपनी जो कार्रवाई करती आई थी वो यही थी कि पिछले कुछ अरसे में पकड़े गए गैंग रेप आरोपियों को बुडेल जेल से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर उनसे इस केस के बारे में गहन पूछताछ करती रही थी। मुखबिरों को लगाकर उनके कहने पर कुछ संदिग्ध लोगों पर भी शिकंजा कसा गया था। मगर पुलिस की पूछताछ में उन्हें बेकसूर पाकर हरी झंडी दे दी गई थी। आगे छानबीन का सारा कार्यक्रम ही बदल दिया गया। अपने अन्य प्रयासों के अलावा सीआईए इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह ने इस काम पर अपने खास मुखबिरों को लगाया। 10 जनवरी 2018 को इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह के एक खास मुखबिर ने आकर उन्हें इस केस के बारे में अहम सूचना दी। इस सूचना के अनुसार मृतका के मटौर स्थित निवास के पास एक औरत शीला अपनी जवान लड़की पूजा के साथ रहती थी। उन्हीं दोनों ने पहले अपने साथियों से मंजुला का रेप करवाया, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके पीछे कोई वजह भी तो रही होगी। इतने बड़े कांड को अंजाम देने का कोई कारण तो होगा, तरलोचन सिंह ने मुखबिर से पूछा। इस सब की जानकारी मुझे नहीं हो पाई है, लेकिन इस केस के असली कसूरवार यही लोग हैं। इन्होंने एक जगह बैठकर आपस में मीटिंग की है। मैंने छिपकर इनकी सारी बातें सुनी हैं। आज ये लोग यहां से निकल भागने वाले हैं। मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां इन्होंने शरण ले रखी है। आप अभी उन्हें काबू कर ले, वरना पछतावे वाली बात हो जाएगी, मुखबिर ने कहा। ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं था। इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह ने उसी वक्त अपनी पुलिस पार्टी तैयार करके मुखबिर को साथ लिया और उसकी बताई जगह पर छापा मारा। वहां एक औरत व एक युवती के अलावा एक अन्य शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
मालूम पड़ा इनके साथ एक और भी आदमी था जो किसी तरह फरार होने में सफल हो गया था। काबू में आए तीनों लोगों को सीआईए के पूछताछ केंद्र में अभी लाया ही गया था कि तीनों ने मंजुला को कत्ल किए जाने का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस आधार पर उन्हें अदालत में पेश करके कस्टडी रिमांड ले लिया गया। रिमांड की अवधि में हुई गहन पूछताछ के दौरान इन तीनों ने जो कुछ पुलिस को बताया उससे अपराध की एक अलग ही कहानी सामने आई। पकड़ी गई औरत का नाम शीला और युवती थी उसकी बेटी पूजा। इनके साथ पकड़े गए शख्स का नाम मक्खन था जो शख्स भागने में सफल हो गया था। उसका नाम था राहुल। शीला उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया की रहने वाली थी। इसके पति रामनिवास का काम अच्छा नहीं चल रहा था, मगर वो अपना मूल प्रदेश छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में जाना भी नहीं चाहता था। घर की गुजर बसर के लिए शीला और उसकी बेटी पूजा छोटी मोटी नौकरी करती थी। शीला जवान हो रही थी। घर वालों को उसकी शादी की चिंता स्वाभाविक ही थी। उत्तर प्रदेश के कामगार ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब में उनके लिए हमेशा रोजगार के अवसर रहते हैं। इसी वजह से शीला कुछ साल पहले पति से अनुमति लेकर बेटी पूजा के साथ मोहाली आ गई। मोहाली की एक फैक्ट्री में दोनों को काम मिल गया। रहने के लिए मोहाली के गांव मटौर में किराए का मकान भी ले लिया। यहीं पर पड़ोस में मंजुला अपने परिवार के साथ रहती थी। शीला ने पुलिस को बताया कि एक बार उसका पति उन लोगों से मिलने मटौर आया। एक दिन मंजुला ने उस पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। जैसे तैसे बात संभल तो गई, लेकिन मंजुला ने धमकी देते हुए कहा कि वह रामनिवास को छोड़ेगी नहीं, उसे उसकी करतूत की सजा देकर रहेगी। कुछ दिनों बाद रामनिवास वापस उत्तर प्रदेश चला गया, जहां सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उसे टक्कर मारने वाला चालक अपना वाहन भगा ले गया था। बाद में उसे पकड़ा नहीं जा सका। पूजा और शीला के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि उसकी मौत के पीछे मंजुला का हाथ था। उसी ने योजना बनाकर रामनिवास को मरवाया था। इसीलिए मां बेटी ने तय कर लिया कि वे मंजुला को भी दर्दनाक मौत देकर रहेंगी। योजना बनी तो इन लोगों ने पैसों का लालच देकर मटौर में रहने वाले अपने परिचित मक्खन व राहुल को भी तैयार कर लिया। ये दोनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। दोनों ने मां बेटी से एक ही बात कही कि उन्हें इस काम के लिए पैसा नहीं चाहिए, बस वे मंजुला को मारने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। योजना बन गई। इसके लिए लंबे फल वाला एक चाकू भी खरीद लिया गया। मंजुला का पीछा करके उसके आने जाने के रास्तों के बारे में पता लगाकर उसे 9 नवंबर 2017 की शाम को उस वक्त झाड़ियों में खींच लिया गया, जब वो वकील के यहां से छुट्टी करके पैदल वहां से गुजर रही थी। जंगल में ले जाकर मक्खन और राहुल ने उसे निर्वस्त्र करके बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। फिर मक्खन और राहुल के अलावा पूजा ने मंजुला के हाथ पैर पकड़े। तभी शीला ने चाकुओं से लगातार वार करके मंजुला की हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान ही शीला की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया था। कस्टडी रिमांड की समाप्ति पर तीनों अभियुक्तों को फिर से अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। मंजुला बदला हुआ नाम है।